सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, राजस्थान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक निबंध चयनिका निबंध संग्रह के 12वें निबंध साहित्य मूल्यांकन के नए मान निबंध का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के निबंधकार डॉक्टर कन्हैयालाल सहल हैं। डॉक्टर कन्हैयालाल सहल हिंदी निबंध तथा समालोचना साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक हैं। उन्होंने साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति अर्जित की है। इनके निबंध विचारात्मक श्रेणी के हैं। इनके निबंध संग्रह समीक्षांजलि, आलोचना के पथ पर, समीक्षायण आदि हैं। आपके निबंध मरुभारती पत्रिका पिलानी में भी प्रकाशित हुए हैं। राजस्थानी साहित्य, कला एवं संस्कृति से संबंधित विषय आपको अधिक प्रिय रहते हैं। साहित्य मूल्यांकन के नए मान निबंध में उन्होंने साहित्य मूल्यांकन के पारंपरिक मूल्यों के साथ में नए मूल्यों पर भी बल दिया है। उनमें समयानुसार परिवर्तन को अपेक्षित माना है। इसी आधार पर उन्होंने इस निबंध की रचना की है। और इस निबंध के प्रारंभ में लेखक ने जीवन की गतिशीलता एवं वर्तमान समय में वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति के बारे में बताते हुए लिखा है कि साहित्य और जीवन का पारस्परिक संबंध अक्षुण्ण एवं अविच्छिन्न है। जीवन की परिवर्तनशीलता के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन अवश्यंभावी है। परिवेश और परिस्थितियों की भिन्नता साहित्य मूल्यांकन के लिए नए मापदंड प्रस्तुत करती है। पल पल परिवर्तित होता हुआ जीवन साहित्य के नए मानों की अनिवार्य शर्त है, उनकी आधारशिला है। जीवन किसी स्थितिशील निश्चेष्टता का पर्याय नहीं है। जीवन की सार्थकता उसकी गत्यात्मकता और विकसनशीलता में है। तभी तो आज मानव विकास के असंख्य शिखरों पर अवरोहण करता हुआ प्रस्तर युग से अंतरिक्ष अभियान की स्थिति तक पहुंच गया है। और कोई आश्चर्य नहीं, कभी वह दिन भी आ सकता है जब भूलोक और किसी अंतरिक्ष लोक में परस्पर सांस्कृतिक आदान प्रदान संभव हो जाए। विज्ञान की चतुर्दिक उन्नति के कारण आज देश की सीमा का अतिक्रमण कर विचार इतनी तेजी से यात्रा कर रहे हैं कि उनकी हवा से अपने आप को अछूता रखना शायद संभव ही नहीं रह गया है। इस प्रकार से लेखक ने निबंध के पहले पैराग्राफ में, पहले गद्यांश में जीवन की गतिशीलता एवं वैज्ञानिक उन्नति की निरंतरता पर प्रकाश डाला है। आगे लेखक ने सहृदय एवं साहित्यकार के बारे में बताया है कि कम से कम साहित्यकार और सहृदय भावक के लिए तो उनकी चेतना सामान्य औसत व्यक्ति की अपेक्षा जागरूक और प्रबुद्ध होती है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे समसामयिक तथा अद्यतन विचारधारा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। दूसरी बात यह है कि कोई भी प्रबुद्ध चेतना अपने लिए अभिव्यक्ति के नए नए मार्गों का संधान करती है, ऐसी भूमिकाओं पर विचरण करने लगती हैं जिन पर पहले कभी किसी के चरण चिन्ह नहीं पड़े थे। प्रतिभा के अवरोधक बंधन जब असह्य हो उठते हैं तब वह उन्हें तोड़ डालती है और उन्मुक्त पथ पर अग्रसर होकर खुली हवा में सांस लेने लगती है। प्रसाद पंत निराला तथा आधुनिक प्रयोगवादी कवि इस तथ्य का साक्ष्य भर रहे हैं। इस गद्यांश में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो निरंतरता है या जो समसामयिकता है वो प्राचीन पुरातन जो मापदंड हैं साहित्य के हों या जीवन के, उन्हें धीरे धीरे नष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि वे खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने प्रसाद पंत निराला जैसे छायावादी कवियों एवं आधुनिक प्रयोगवादी कवियों के बारे में का उदाहरण उन्होंने दिया है। आगे लेखक के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि साहित्य का मूल्यांकन केवल परंपरागत शास्त्रीय नियमों के आधार पर नहीं किया जा सकता। साहित्य सर्जना नियमों का परिणाम नहीं है, अतः वस्तुतः साहित्यकार का कृतित्व ही नियमों को जन्म देता है। उसका
समर्थ साहित्यिक व्यक्तित्व ही मूल्यांकन के नए मान भी निर्धारित कर जाता है। यह भी संभव है कि साहित्य के जो नए मानदंड किसी युग में नए समझे जाते हैं वे ही परवर्ती युग में पुराने पड़ जाएं। नूतन और नवीन कहकर जिनका अभिनंदन किया गया था उन्हें ही भविष्य का समीक्षक प्रतिक्रियावादी ठहरा दें और उनकी भर्त्सना होने लगे। यह सब लेखक के अनुसार सांस्कृतिक स्तर की भिन्नता के कारण होता है और साहित्यिक मूल्य पुराने भी पड़ जाते हैं और दूसरे देश में साहित्य की नई धारा के रूप में उसे अपना भी लिए जाते हैं। इस प्रकार से लेखक ने विभिन्न देशों की जो संस्कृति या स्थानों की संस्कृति के अनुसार साहित्य रचना को आवश्यक बताया है। लेखक के अनुसार वाद भी चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो वह साहित्य के मूल्यांकन के लिए मापदंड नहीं बन सकता है। लेखक के अनुसार जब किसी वाद को आधार मानकर साहित्य सृष्टि होने लगती है तो साहित्यकार अपना व्यक्तित्व खो बैठता है। वादमूलक साहित्य प्राय प्रचार और सैद्धांतिक निरूपण करने लगता है और साहित्य सृष्टि के स्थान में साहित्याभास को जन्म देता है। इस प्रकार से लेखक ने हिंदी साहित्य के जो वाद से संबंधित जो धाराएं हैं उनका वर्णन किया है, जैसे कि प्रगतिवाद और आधुनिक कवि की भूमिका में पंत ने काव्य के मूल्यांकन के संबंध में जो नए मान निर्धारित किए हैं किंतु वादग्रस्त होने के कारण वे मान साहित्यिक ना होकर मार्क्सवादी बन गए हैं, तो उनका भी लेखक ने उदाहरण देते हुए काव्य का मूल्यांकन किया है। और अंत में उन्होंने यही कहा है कि कोई भी साहित्य है वह यदि वाद में बंध जाता है, किसी भी वाद में बंध जाता है तो वह वास्तविक साहित्य नहीं रहता है। इसी प्रकार से लेखक ने साहित्य में वादबद्धता की अपेक्षा वाद मुक्तता को महत्व दिया है। फिर भी उन्होंने ये कहा है कि इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि साहित्यकार किसी वाद अथवा दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित नहीं होता, किंतु कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि वाद अथवा दार्शनिक विचार साहित्यकार के जीवन दर्शन का अभिन्न अंग होकर ही साहित्य में स्थान पाने योग्य है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार से लेखक ने वाद मुक्ति का सिद्धांत नई कविता के साथ साथ दूसरे लिखा है कि दूसरे जो विधाएं हैं हिंदी साहित्य की उन पर घटित नहीं हो रहा है। हिंदी काव्य की तरह उपन्यास और कहानियों में भी नए नए प्रयोग आज हो रहे हैं और जो उपन्यास है वह भी सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्मतर बनता जा रहा है। लेखक ने फ्रायड, एडलर, जुंग और बर्गसा आदि की विचारधारा का प्रभाव आधुनिक उपन्यास की रचना शिल्प पर पड़ा है, इस बात का भी वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जैनेन्द्र अज्ञे और इलाचंद्र जोशी आदि ने भी मनुष्य के अंतर्जगत के चित्र खींचे हैं। इसी प्रकार से साहित्य के मानदंड ही नहीं, साहित्य के माध्यम भी युग धर्म से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। नवीन मानव मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए नूतन शिल्प विधान की आवश्यकता होती है। लेखक ने अज्ञेय की शेखर एक जीवनी का वर्णन दिया है और श्री जोशी के सन्यासी और पर्दे की रानी आदि उपन्यासों का उदाहरण दिया है जिसमें मनोविश्लेषण के स्वर सुनाई देते हैं। इसी प्रकार से मार्क्सवादी उपन्यासों की भी का भी उन्होंने उदाहरण दिया है कि इनकी भी खूब चर्चा चल रही है। लेखक ने वर्णन किया है कि वर्तमान समय में नवीन युग के आधार पर बहुत ही लंबे उपन्यास की रचना न होकर के कुछ लघु उपन्यासों की भी रचना हो रही है जो कि आधुनिक युग की मांग को पूरा किया जा सकता है इसमें। और हिंदी के उपन्यास शिल्पियों को यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन से सिद्धांत उद्भुत हो, सिद्धांतों से जीवन नहीं, चाहे वे सिद्धांत फ्रायड से लिए गए हों चाहे मार्क्स से। जीवन प्रसूत सत्य दर्शन ही उपन्यासकार का ध्येय होना चाहिए। इस प्रकार से लेखक ने जीवन और साहित्य को एक ही माना है और उन्होंने कहा है कि जो भी साहित्य रचना की जाती है उसमें जीवन तत्व या जीवन की जो स्थितियां हैं, जीवन के जो सिद्धांत हैं, जीवन के जो आदर्श हैं
उनका वर्णन होना चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने हिंदी कहानी साहित्य के बारे में भी लिखा है कि यद्यपि जैनेन्द्र अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, पहाड़ी तथा नरोत्तम नागर ने अनेक मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी हैं, तथापि स्टीवेंसन की मार्खेइम जैसी मनोवैज्ञानिक कहानी संभवतः हिंदी में आज तक नहीं लिखी गई। साहित्य के अन्य अंगों की तरह हिंदी का कहानी साहित्य अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध है, किंतु यह देखकर आज भी आश्चर्य होता है कि कहानी कला संबंधी आधुनिक मापदंडों के प्रामाणिक विवेचन के लिए हमें पाश्चात्य साहित्य का ही मुखापेक्षी बनना पड़ रहा है। हिंदी साहित्य में आख्यायिकों के अनेक विधि विधान आज प्रचलित हैं। उन्हीं के आधार पर कहानियों के मापदंड की विवेचना होनी चाहिए। प्रामाणिक और प्रौढ़ लक्षण ग्रंथ, लक्ष्य ग्रंथ, लक्षण ग्रंथों की समृद्धि और वैभव के परिचायक हुआ करते हैं। अंत में नाटकों के बारे में भी उनका मानना है कि नाटकों के मूल्यांकन का प्रश्न है रस निष्पत्ति, साधारणीकरण की अपेक्षा चरित्र चित्रण और व्यक्ति वैचित्रवाद को विशेष महत्व दिया जा रहा है। सामाजिक यथार्थ की भूमि पर जीवन और जगत की समस्याओं के प्रति जागरूकता तथा मानव हृदय के अंतर का मनोवैज्ञानिक चित्रण नाटकीय कला कौशल की कसौटी समझा जाने लगा है। अंत में निबंध के बारे में, निबंध साहित्य के बारे में भी लेखक का मानना है कि आज के बुद्धिवादी युग में निबंध लेखक से भी बहुत कुछ आशाएं की जाने लगी हैं। मन की शैथिल्यमयी तरंग से अभिभूत होकर किसी प्रकार की अनियमित एवं आकर्षक रचना कर डालना ही निबंधकार की कर्तव्य की तीसरी नहीं है। आज का पाठक यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के धरातल पर निबंधकार से नवीन तथ्य और नूतन दृष्टिकोण की अपेक्षा करने लगा है, किंतु सखेद कहना पड़ता है कि हिंदी साहित्य की यह विधा अपेक्षाकृत कम समृद्ध है। इस प्रकार से लेखक ने पारंपरिक मूल्यों के साथ साथ जीवन के आधुनिक मूल्यों को अपनाते हुए बताया है कि चाहे जीवन हो चाहे साहित्य हो, जब तक उसमें नए मूल्य या नए विचारों का समावेश नहीं किया जाता है, वह जो साहित्य है वह प्रहमान नहीं रह सकता है। उसे पूरी तरह से हम सार्थक साहित्य नहीं कह सकते हैं। साथ ही इस प्रकार का जो साहित्य है वह जीवन तत्वों से भरपूर होना चाहिए। उसमें जीवन के जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, उनका वर्णन लेखकों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा किया जाना चाहिए। यही बात इस निबंध के माध्यम से लेखक कहना चाहता है। इस प्रकार से हमारा यह जो निबंध है साहित्य मूल्यांकन के नए मान, वह निबंध यही पूरा होता है, जिसमें डॉक्टर कन्हैया लाल सहल ने साहित्य मूल्यांकन के पारंपरिक मूल्यों के साथ साथ नए मूल्यों पर भी बल दिया है और उनमें समयानुसार परिवर्तन को भी उन्होंने अपेक्षित माना है। इस प्रकार से यह निबंध यही पूरा होता है। सभी को धन्यवाद।